हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन इन रैपिड रिवीजन बैच ऑफ ओनियन बैच। आज हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट एक नया चैप्टर जिसको हम रिवीजन में लेने जा रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू फिजिक्स, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। इससे पहले की क्लासेस में हम बहुत ज़्यादा डीप में इसको पढ़ चुके हैं और आज हम बात करेंगे रैपिड रिवीजन। चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे वन बाय वन, पूरा ध्यान दीजिएगा। जहाँ पे भी कोई डाउट है आप मुझे इमीडिएट पूछ लीजिएगा। तो ये हमारा फिजिक्स और फिजिक्स का पार्ट कौन सा डिस्कस करने वाले हैं आज? ग्रेविटेशन। सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बिल्डअप करिए कि ग्रेविटेशन का मीनिंग क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन? तो सिंपल सा एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करिए। ग्रेविटेशन का सीधा सीधा सा मीनिंग क्या होता है? अट्रैक्शन। क्या होता है डियर स्टूडेंट? अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन का यहाँ सीधा सीधा सा मीनिंग क्या है डियर स्टूडेंट? बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट M1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट? M2 है। दोनों के बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। जिसका बिल्कुल सिंपल एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। एक जो हमारी अर्थ है वो अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्व करती है डियर स्टूडेंट? सन के अराउंड। तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट? और अट्रैक्शन किस पे हो रहा है? किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। इट मीन्स अर्थ कुछ अमाउंट फोर्स लगा रही है और कुछ अमाउंट कौन फोर्स लगा रहा है? सन। लेकिन दोनों का फोर्स क्या कर रहा है? एक दूसरे को बैलेंस क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्यों आया? यहां अर्थ जो अप्लाई कर रही है फोर्स सन के ऊपर, वो डिस्टेंस कितना है? आर है। और सन जो अप्लाई कर रहा है वो डिस्टेंस भी कितना है? आर। तो दोनों का आर इंटू आर क्या होगा? M1 मास हो सकता है किसका? सन का। तो M2 किसका मास होगा? अर्थ का। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट? फिर मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप की थी, कौन किसको अट्रैक्ट करेगा। तो मैंने आपको बोला था एक अर्थ है और एक आप है, बताओ कौन किसको अट्रैक्ट करेगा? नहीं, मान लीजिए एक कविश है डियर स्टूडेंट और एक अर्थ है, तो क्या कविश अर्थ को अट्रैक्ट करेगा? करेगा, लेकिन नेग्लिजिबल होगा। उसका जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? नेग्लिजिबल। लेकिन जो फोर्स कौन अप्लाई करेगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब ये बिल्कुल डिपेंड कर रहा है कि जिसका मास ज्यादा होगा वो कम वाले मास को क्या करेगा? अट्रैक्ट। क्या करेगा? बात समझ में आ गई? किसी को डाउट? कितने बच्चों को समझ में आया? श्योर? फॉर्मूला याद रहेगा सभी को? क्या फॉर्मूला? F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज जी? तो ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और ये हमारा क्या है डियर स्टूडेंट? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और स्मॉल जी क्या है हमारा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्डअप होगी। कितने बच्चों को समझ में आ गई? फिर भी मैं नोट्स में समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए मैं क्या कन्वे करना चाहता हूं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट, ग्रेविटेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन? तो समझिएगा, जहां चीजें नहीं समझ में आए प्लीज पूछ लीजिएगा, ताकि मुझे ये समझ में आए आपको कहां तक समझ में आया और कहां तक प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिएगा और समझिएगा। ग्रेविटेशन, तो सबसे पहले बात यहां पे ग्रेविटेशन का नाम आती है किसकी होगी? न्यूटन। क्योंकि इसकी डिस्कवरी करने वाले कौन थे? ग्रेविटेशन की डिस्कवरी करने वाले कौन थे? न्यूटन। ग्रेविटेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? अट्रैक्शन। क्या होता है? इस बात का बिल्कुल आप बेसिक ध्यान रखें, मैं किसी को भी पूछ सकता हूं। तो ग्रेविटेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? अट्रैक्शन, ठीक है। और यहां इस कॉन्सेप्ट के बारे में इस दुनिया को कन्वे करने वाले कौन थे? न्यूटन। ओके। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स क्या करता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है विद अ सर्टेन फोर्स। किसी पर्टिकुलर फोर्स या किसी सर्टेन फोर्स से एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट। जैसे मैंने आपको नॉर्मल सा पूछा था कि कविश क्या अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, तो आप बोलेंगे यस करेगा, लेकिन अर्थ का जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? ज्यादा। किसके ऊपर? कविश के ऊपर। ऐसा क्यों? वेरी गुड, क्या बात है, सबसे पहले कन्वे किया। मैं सभी को कह रहा हूं अलर्ट मोड पे समझिएगा, अलर्ट मोड पे आंसर देना है ताकि यही चीजें याद हो जाए। क्योंकि यहां जो फोर्स है, ठीक है,
कौन अप्लाई कर रहा है? अर्थ। किसके ऊपर ज्यादा अप्लाई कर रहा है? कविश। किसकी वजह से कर रहा है? मास की वजह से, क्योंकि मास ऑफ द अर्थ इज वेरी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू कविश। मास ऑफ कविश। क्लियर हो गया? अरे आया सभी को समझ में? कितने बच्चों को समझ में आया? ठीक है, अब देखिएगा, दिस फोर्स विद इन विच टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसके आगे देखिएगा, इफ द मासेज ऑफ द टू बॉडीज आर स्मॉल, अगर दो ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने कहा एक हारित है और सामने कौन है? मित जोशी है, बताओ कौन किसको अट्रैक्ट करेगा इन दोनों में? आया समझ में डियर स्टूडेंट? क्योंकि जितना भी करे, लेकिन जिसका भी मास ज्यादा होगा वो उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? मान लो मैं धैर्य 2 के सामने सुमो पहलवान रख दूं, ठीक है, और दोनों का अपन सेलेस्टियल बॉडी मान लेते हैं स्पेस के अंदर, कौन किसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? सुमो पहलवान करेगा किसको? समझाने के लिए ना, ऐसा कोई अभी कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। ये तो कहेगा आराम से धार्मिक, सर मैं बस स्टैंड पे खड़ा था सर, मैंने किसी को देखा सर, मेरे को अट्रैक्शन हो गया सर। क्या सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है? नहीं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ये कुछ अलग ही फोर्स। यस और उसकी परिभाषा हम नहीं समझाते इधर। इफ द मास ऑफ टू बॉडीज आर स्मॉल देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल। देखो ये कन्वे कर गया, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? अगर दो बॉडी है, दोनों बॉडी के मास कैसे हैं? स्मॉल है, तो इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? स्मॉल। कैसा लगेगा? स्मॉल। आया समझ में सभी को? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ूं मैं? ठीक है, ध्यान देना। द ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड द सोलर सिस्टम टुगेदर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपसे सीधा एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोलर सिस्टम को होल्ड करने वाला कौन से टाइप का फोर्स है? कौन सा फोर्स? किसको होल्ड करता है? आपके माइंड को। किसको होल्ड करता है? हारी? सोलर सिस्टम को। सबका माइंड एक्टिव होना चाहिए। किसको होल्ड करता है? सोलर सिस्टम को। और सोलर सिस्टम में कौन प्रेजेंट है? जुपिटर, यूरेनस, और कौन है डियर स्टूडेंट? नेपच्यून। ये सारे के सारे पड़े हुए हैं। यस और नो? ठीक है, सन है, अर्थ है, ये सारे के सारे इसके अंदर है डियर स्टूडेंट। आगे देखिएगा, इन अवर डेली लाइफ वी हैव नोटिस थिंग्स फॉलिंग फ्रीली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द अर्थ व्हेन थ्रोन अपवर्ड और ड्रॉप फ्रॉम द सम हाइट। तो हमने अपने डेली लाइफ में देखा हुआ है कि कोई चीज अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो डेफिनेटली वो कहां जाती है? नीचे आ जाती है। कहां जाती है डियर स्टूडेंट? नीचे। और ये किसका एग्जांपल है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। किसका एग्जांपल है ये? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। याद रखना, ग्रेविटेशनल तो नाम है चैप्टर का। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ ट्री, डाउनफॉल ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम अ ट्री। यस और नो? या एनी ऑब्जेक्ट whatever you just thrown upward that will become downward. This is the example of force of gravity. Force of gravity. ठीक है? Fact that all bodies irrespective of their mass are accelerated towards the earth with constant acceleration was the first recognized by Galileo. सबसे पहले गैलीलियो ने कहा था जितने भी बॉडीज है, किसको छोड़ के? मास को छोड़ के, इररेस्पेक्टिव ऑफ मास, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मास, क्योंकि भाई मास को डिसाइड करता है कि ग्रेविटी कहां ज्यादा होगी और कितनी ज्यादा होगी, कौन कितना अट्रैक्ट करेगा, वो सारा डिसाइड करता है। आगे मजे ले लिए। एक्सेलरेट टुवर्ड्स द अर्थ विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इन्होंने कहा जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट? ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स, या कह सकते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और यही ग्रेविटी के बारे में सबसे पहले बताने वाले कौन थे? गैलीलियो। कब बताया था? 1564 एंड 1642। ठीक है, इसकी आवाज आई थी तो उधर से आई थी। चलो कोई बात। आगे देखेंगे डियर स्टूडेंट, द मोशन ऑफ। देखोगा जितना आप कोशिश करेंगे एक एक पॉइंट में क्या बन रहे क्वेश्चन बन रहे। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ मास अलग चीज है, रेस्पेक्टिव ऑफ मास अलग चीज है। इररेस्पेक्टिव का मतलब जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे कौन बढ़ेगा? ग्रेविटी। और जैसे जैसे मास कम होगा तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी? कम। इसलिए हमने इररेस्पेक्टिव लिखा, क्योंकि सबके ऊपर कांस्टेंट लगती नहीं है। मैं मान लो एक 300 किलो का आदमी है और एक 50 ग्राम का, किस पे ज्यादा लगेगा? समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि फोर्स इजिकल टू फॉर्मूला क्या होता है? mg। क्या होता है? mg।
तो जी तो सब पे सेम है, कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ग्रेविटी तो सब पे सेम लग रही है। ऐसा कहने वाले कौन थे? गैलीलियो। कौन थे सबसे पहले? गैलीलियो। इन्होंने कहा था भाई इररेस्पेक्टिव ऑफ मास, मास की बात मत करें, अगर ग्रेविटी की बात करें, खाली ग्रेविटी की, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो सब पे कितनी लग रही है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बारे में बात करें, अर्थ के बारे में, किसके बारे में? लेकिन मास अगर आ जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा? चेंज। क्या हो जाएगा? अच्छा नॉर्मली बात करें, मेरा 87 किलोग्राम वजन है, ठीक है, किसी का क्या होगा? 57 होगा। किसके ऊपर ग्रेविटी ज्यादा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसके ऊपर ज्यादा लग रहा है? डेफिनेटली मुझ पे ज्यादा लग रहा है। अरे यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया? तो कौन डिसाइड कर रहा है? मास। क्या जी अलग अलग लग रहा है हम सब पे? क्या कांस्टेंट है? ऐसा कहने वाले कौन थे? डेरिवेटिव गैलीलियो। कौन थे डियर स्टूडेंट? गैलीलियो। धार्मिक ध्यान रखना है ना बेटा, एलिलियो मत कह देना। क्या कहा उसने? न्यूटन का तुम? अच्छा नहीं भाई, तो अलग दुनिया में रहता है बेटा। अब इसको ला रहे हैं सेलेस्टियल बॉडी में, ये अभी स्पेस में है, इसको स्पेस से लाते रहते टाइम लगेगा बेटा, है कि अभी जुपिटर में वो देख रहा है धीरे धीरे ऊपर से, फिर धीरे धीरे वो अर्थ पे आएगा, उसके बाद पता चलेगा उसको कि सर किसकी बात कर रहे थे? गैलीलियो की। कि गैलीलियो ने ऐसा कहा था कि इररेस्पेक्टिव ऑफ मास, इंग्लिश में वर्ड समझना, क्या बोला? इररेस्पेक्टिव ऑफ मास, मतलब मास को छोड़ दीजिए भाई, अगर ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी सब पे क्या लगती है? सेम। कितनी लगती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? लेकिन अगर मैं कहूं फोर्स, क्या सब पे सेम लगता है कि अलग अलग लगेगा? हाँ, कौन डिसाइड करेगा? हाँ, वेरी गुड। तो आप ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाए। द मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडी सच एज मून, अर्थ, प्लेनेट एंड अट्रैक्शन ऑफ द मून टुवर्ड्स अर्थ एंड अर्थ टुवर्ड्स सन, एक तरीके से कह सकता हूं इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसमें हम बहुत लंबे टाइम से क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक अर्थ है, वो डियर स्टूडेंट क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है विदाउट एनी सपोर्ट, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, आपका एरोप्लेन पूरा चक्कर लगा सकता है, समझ में आई बात? एरोप्लेन नहीं, सॉरी, फाइटर जेट जो भी आपके बनते हैं ना, जो स्पेस में जाते हैं, स्पेसशिप, ठीक है, जो स्पेसशिप है डियर स्टूडेंट, वो पूरा का पूरा चक्कर लगा सकते हैं। तो आप वंडर करेंगे, बाप रे, कोई सपोर्ट नहीं, और ये यार स्पेस में ज्यादा कोई खर्चा नहीं है, खाली एक टाइम जाने का 20 करोड़ ही। यस सर। हाँ, उसका हार्ट बैठ रहा था अभी, 20 करोड़ कहते हैं। ठीक है, ज्यादा खर्चा थोड़ी है, आपको एक ही बार लगाना है, फिर जीवन में वापस आना नहीं। और यहाँ के फिर आप खाली लोन भरेंगे। क्या भरेंगे? अपने जैसे तो लोन ही भरेंगे, बाकी तो बड़े लोग तो जाएंगे एक बार। खैर, टॉस अ स्टोन फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन? तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? एक कॉइन को टॉस करते तो क्या होता है? कॉइन नीचे आता है, ऊपर चला जाता है? कीमत के नजर ऊपर चला जाता है। ठीक है, इसका मतलब फिर आपने नई ग्रेविटी पैदा कर दी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, द स्टोन विच वॉज द फर्स्ट एट रेस्ट बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड रीचेस एट द मैक्सिमम स्पीड राइट बिफोर इट मीट्स। अब समझने वाली बात है, यहाँ कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। एक कॉइन को क्या था? वो रेस्ट पे था। किस पे था? इसको आपने क्या किया डियर स्टूडेंट? ऊपर ले गए। ऊपर जैसे मैक्सिमम हाइट पर गया, मैक्सिमम हाइट पर गया, इसके बाद यहां उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। अब वो वापस कहां भागने लगा? नीचे। किसकी वजह से? कह सकते हैं एक्सेलरेशन। वेरी गुड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आने लग गया, और जैसे ही नीचे आया और यहां टच हो गया। समझ में आया डियर स्टूडेंट? ये तो यहां आपको पता होना चाहिए कि पहले हमने इस कॉइन को ऐसे फेंका तो हमने इसको कौन सी वेलोसिटी दी थी? इनिशियल। क्या दी थी डियर स्टूडेंट? इनिशियल। अरे यस सर, ये कहना मूर्खता है। पहले जो वेलोसिटी थी उसकी, वो रेस्ट पे था, कितनी थी? 0। और जो हमने दी u, वो किसके बराबर है? v के बराबर है। किसके बराबर है डियर स्टूडेंट? v। अब u मत कह देना इसको। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये ऊपर गया, अरे हाँ या ना? अब यहां आके वो क्या हुआ? स्टॉप, रुक गया। अरे रुका क्यों नहीं रुका? अब रुकने के बाद वापस क्या करने लगा? ट्रैवल करने लगा। अब ये क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। अब v हमें निकालने को बोलेगा, और न्यूमेरिकल ये बार बार आता है, घिसा बेटा न्यूमेरिकल। ठीक है, जो मैं करवाऊंगा जब ये चैप्टर की थ्योरी एंड हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगा किस टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैंने जितने भी पेपर लिए, रिवीजन टेस्ट आपसे लिए हैं, उसमें प्लीज़ 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 आप न्यूमेरिकल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका फ़ायदा है।
खैर ये समझ में आ गया, कितने बच्चों को समझ में आ गया? श्योर? इस केस के न्यूमेरिकल कराऊंगा तो और ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, द स्टोन इज नॉट ट्रेवलिंग एट द कॉन्स्टेंट रेट, इट्स स्पीड फ्लक्चुएट एट ऑल टाइम इंडिकेटिंग दैट स्टोन इज एक्सेलरेटिंग। याद रखना, कभी किसी स्टोन को ऊपर फेंका आपने, ठीक है, तो याद रखना वो कभी कांस्टेंट रेट से ऊपर नहीं जाएगा, और जब नीचे भी आएगा तो उसकी स्पीड क्या करेगी? फ्लक्चुएट करेगी ऑल टाइम्स, ठीक है। और ये इंडिकेट करता है कि स्टोन में क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है। और एक्सेलरेशन कब डेवलप होता है? जब वेलोसिटी में क्या आते हैं? वेरी गुड, जब वेलोसिटी में क्या आते हैं? चेंजेस, ठीक है। स्पीड लगे तो भी बोल देना, अपन धीरे से पढ़ेंगे, मस्त आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अ फोर्स इज नेसेसरी टू कॉज एन एक्सेलरेशन इन अ बॉडी एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? ये कहता था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, या यूं कह सकते हैं द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब डिवाइड में कौन आएगा? टाइम। कौन आएगा? टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? v माइनस यू। क्या होगा? v माइनस यू। यहां तक कोई समस्या तो बताओ, कितने बच्चों को समझ में आ गया? आया तो क्या ना? जबरदस्ती नहीं, सभी को आ गया ये, ठीक है, वेरी गुड। द स्टोन वॉज नॉट पुश्ड और पुल्ड इन एनी वे, व्हाट वॉज द सोर्स ऑफ द फोर्स? याद रखना, स्टोन है, वॉज नॉट पुश्ड और पुल्ड एनी वे, व्हाट वॉज द सोर्स ऑफ फोर्स? अगर हम स्टोन को पुश भी नहीं कर रहे हैं, पुल भी नहीं कर रहे, उसका सोर्स कौन है? फोर्स ऑफ क्या लगेगा डियर स्टूडेंट? ग्रेविटेशन। क्या लगेगा? ग्रेविटेशन। मतलब एक सिंपल भाषा में कहूं तो यहां कौन एक्ट कर रहा है इसके ऊपर? ग्रेविटी। जैसे आपने स्टोन को ऐसे छोड़ा, क्या आपने फोर्स लगाया कि अपने आप गया हो? तो कौन है इसके पीछे? आप कहेंगे ग्रेविटी। कौन है? ग्रेविटी। लेकिन क्या स्टोन के पास अपना खुद का मास है? तो क्या होगा? मास इंटू कौन होगा? ग्रेविटी। तो बताओ, पहले एफ इजिकल टू हम क्या लिखा करते थे? एम ए लिखा करते थे। अब एक ही जगह कौन आ जाएगा? बताओ, इसे क्या कहेंगे? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ड्यू टू, और इसे क्या कहते हैं? फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन। बात समझ में आई? कितने बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, वापस मेरा क्वेश्चन है आपसे, यहां फोर्स को डिसाइड करने वाला कौन है? मास या ग्रेविटी? ग्रेविटेशनल फोर्स को डिसाइड करने वाला कौन है? मास। वेरी गुड। कौन है? मास। बेटा ध्यान देना अच्छे से, है ना? तो वैसे भी आप गैलेक्सी के टॉपर हो, ऐसा नहीं हो जाए, ठीक है, बॉटम में चले जाओ। यहां तक कोई समस्या किसी को? ठीक है, यहां देखेंगे, सर इसैक न्यूटन केम अप विद अ सॉल्यूशन, और इन्होंने इस डायलेमा को खत्म किया। जैसे उन्होंने देखा कि एप्पल कहां गिरा? ट्री से नीचे गिरा। अब बहुत सारे बच्चे समझते हैं, यूँ कहते हैं कि काश वो एप्पल नहीं गिरा होता, ये थ्योरी नहीं आई होती, हम मस्त रहते। बेटा अगर ये थ्योरी नहीं आई होती तो लेने के क्या पढ़ सकते थे? देने। बेटा जितना कंफर्ट आप जीवन में जी रहे हैं ना, जितना भी, ये सारा इन कॉन्सेप्ट की वजह से डियर स्टूडेंट। फिजिक्स नहीं होती तो कंफर्ट नहीं होता लाइफ में, आई एम टेलिंग यू दिस। तो हाथ से हवा कर करके हाथ दुखने आ जाते हैं। समझ में आई बात? यहाँ एक फैन का स्विच दबाती, फैन चलने लग जाता है, एसी चलने लग जाती है, गर्म को ठंडी हवा बना देती है। तो तुम समझ सकते हो, बिकॉज ऑल ड्यू टू फिजिक्स। ठीक है, इसलिए गाली देने से पहले 10 बार सोचना, काश एप्पल नहीं गिरा होता, आप गिर जाते। अगर एप्पल नहीं गिरा होता तो ऐसे ऐसे करके आप नीचे गिर जाते, है ना? कब तक पंखे की हवा करते? अरे गेटिंग माय पॉइंट। और राजा महाराजों के पास तो फिर भी थे पंखे, कौन से? केरोसिन से चलने वाले, बट 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 ऐसे चलने वाले। पूरी रात सो सकता था कोई आदमी ऐसे पंखा चले? पहले सो जाते थे, क्योंकि मुझे इतनी दिखते थे जब्बर ने जब्बर, बब्बर ने बब्बर दिखते साले, है ना? तो उनका आवाज़ उनकी खराटों से भयंकर आवाज़ पंखे की नहीं थी। खराट ऐसे, मतलब टाइगर भी एक बार तो डर गया कि ऐसे खराटे कौन लेता है। ठीक है, और आज वाले कैसे होते हैं, कब मरे कब सोए पता ही नहीं चलता है। तो डिफरेंट है बेटा, इसलिए आप फिजिक्स को जितना थैंक्स करें उतना कम है। लेकिन कुछ मिसयूज भी किए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी क्लाइमेटिकल कंडीशन खराब हो चुकी है। आगे देखें, हिज दिस थेसिस वाज दैट द एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ एंड अर्थ इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एप्पल। अब ये समझ में आना चाहिए, यहां एक क्वेश्चन किया गया, क्या एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है या अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है? क्योंकि पहला क्वेश्चन किसके ऊपर है? न्यूटन के माइंड में। फिर अर्थ फोर्स ऑन द एप्पल इज एनॉर्मस। अब ध्यान देने का, अर्थ जो फोर्स लगा रही है किसके ऊपर? एप्पल के ऊपर, वो बहुत बहुत क्या है? ज्यादा। इसकी वजह से क्या हुआ? एप्पल किसके ऊपर आया? अर्थ। ऐसा तो नहीं हुआ कहीं कि अर्थ एप्पल के ऊपर आ गई? ऐसा हुआ क्या? बताइए कौन किसके पास आया? यस, स्टॉपर, टेल मी द आंसर। अर्थ एप्पल के ऊपर आई,
ये एप्पल अर्थ के ऊपर आया, एप्पल अर्थ के ऊपर आया। चलो इसको इतना तो पता है, वेरी गुड। ये समझ में आ गया सभी को डाउट किसी को? ओके, द एप्पल ऑन द अदर हैंड इज अनेबल टू ड्रॉ द अर्थ सिंस फोर्स इज एक्सर्ट ऑन इट इज इनसिग्निफिकेंट। मतलब मैंने कहा ना, नॉर्मल सा एग्जांपल आपको जो कविश का लिया था, किसके रेस्पेक्ट में? अर्थ की मास के रेस्पेक्ट में। वहीं यहां न्यूटन ये कह रहे हैं कि एप्पल का जो मास है वो बहुत 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 क्या है, कम है या इनसिग्निफिकेंट है, जो किसको अट्रैक्ट करे? अर्थ को। क्या फोर्स अप्लाई कर रहा है वो? कर रहा है, लेकिन क्या वो अर्थ को अट्रैक्ट कर पाएगा उस फोर्स से? नहीं। फोर्स किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा है? अर्थ का। क्या यहां तक समझ में आया? कोई समस्या किसी को भी? ठीक है, समझना है कि चीज धार्मिक नहीं समझ में आया तो उठ जाना नो इनसे और मुझे पूछ लेना। एज अ रिजल्ट वी कैन डिड्यूस दैट द एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय अर्थ इज इमेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द कॉज ऑफ स्टोन्स एक्सेलरेशन। इससे हमें पता चला कि एक स्टोन को जब ऊपर फेंकते हैं वो नीचे क्यों आता है? द ओनली रीजन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन रीजन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो मेरा फिर क्वेश्चन है आपसे धार्मिक, क्या ग्रेविटी सब पे सेम लगती है? डिफरेंट डिफरेंट सेम लगती है। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स सबके ऊपर सेम है? अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? इनकी मैं 10 बार क्वेश्चन पूछूंगा ना। प्रोसेसिंग, पेंटियम 4 है। पेंटियम 4 कैसे आता है? कंप्यूटर ऐसे ऐसे चलता है पहले, फिर आउटपुट देता नॉट सपोर्टेड ऐसे करके। ठीक है, दिस इज अ पेंटियम 4 प्रोसेसर। बहुत बड़ी समस्या वाली काम है। बताओ किस पे डिपेंड करेगा? मास है ना बेटा। फिर मिलेंगे वहां पे, है ना, हंसते हंसते। ओके, इसलिए ध्यान देना बेटा ना, ये खोपड़ा है ना, उसको पेचकस से खोल के आने का। ऐसे हो सकता है सिग्नल पकड़े, अपना जो टावर है एंटीना ऊपर आ जाए ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे 2G वाला। किसी के 4G होगा तो 4 आएंगे सिग्नल, और किसी के 5G होगा तो 5 आ जाएंगे। बराबर बेटा? ठीक है, देखो इसको बाहर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे, है ना। क्या करें, जीवन झंड है, फिर भी घमंड मामले सारे प्रचंड है। It is evident from the preceding example that this force of attraction is tie our complicated universe together। और यही हम कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स को बांधने वाला एक ही फोर्स है, जिसका नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, एंड कीप्स ऑल द प्लैनेट्स इन देयर ऑर्बिट अराउंड द सन, हेल्प अस वॉक करेक्टली ऑन द अर्थ सरफेस। The force of gravitation, gravitation is a form of attraction that exists between any two objects in the universe। इस यूनिवर्स में ये क्या है डियर स्टूडेंट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। कितने ऑब्जेक्ट मिनिमम चाहिए? क्या एक पे लग सकता है खुद ही? नहीं, ध्यान रखना। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी इज द अट्रैक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ, प्लेनेट एंड एनी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट इन द कॉस्मोस। अब कॉस्मोस मतलब एस्ट्रॉइड्स जितने भी पड़े हुए हैं, किसमें डियर स्टूडेंट? स्पेस के अंदर। वो भी एक दूसरे में क्या कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डिस्टर्ब नहीं हो रहे, नहीं इतनी एक जगह चल रहे हैं। अगर गलती से डिस्टर्ब हो गए तो तुम्हें सोच भी नहीं सकते हो, इतनी खतरनाक डिस्ट्रक्शन आ जाएगा। एक उल्का पिंड आते ही साइंटिस्ट डरने लग जाते हैं, है ना। कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स अगर ये डिस्टर्ब हो गए और डिस्टर्ब हो गए इधर उधर बिखरने लग गए, तो कॉमेट्स इतने बड़े बड़े बेटा, अर्थ इतनी है, और जैसे टकराएगा तो बॉल की कैसी हालत होती है? हवा निकल जाती है, ऐसी हालत। और अपन कौन है? उनके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया नहीं, जैसे अपन कहते हैं यहाँ बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे पढ़ते हैं, तो उनके लिए अपन कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो दिखते भी नहीं होंगे इनको। समझ में आया कि नहीं है डियर? फिर भी एक इंसान घमंड करता रहता है ना, आई एम दिस, आई एम दैट, जो भी है। तो ये देख लीजिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है पूरी हमारी अर्थ के ऊपर, और ये हमारा प्यारा सा आपको दिखाई दे रहा होगा बाहर। यस और नो? ठीक है, मोर अबाउट जो भी ग्रेविटेशन है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज जो मैंने आपको बताया वो थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, और अभी बैठ के आप इसके बारे में पूरे नोट्स बनाएंगे अच्छे से। ठीक है, और मैं उसके बारे में पूछूंगा भी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन को। आज का दिन शुभ रहे।